एक व्यक्ति कश्मीर से कन्याकुमारी तक घूम कर आता है और लोकसभा के चुनाव में सैकड़ा का भी आंकड़ा नहीं छुपाता। जोड़ने जाए तो खुद के धर्म और जाति का रायता बना हुआ है और इनका मानना है कि ये देश के लोगों को जातिगत जनगणना कराकर उनका हक दिलाएंगे। इनसे ना कोई युवा रिलेट कर पा रहा है, ना कोई स्टूडेंट रिलेट कर पा रहा है, ना कोई व्यापारी रिलेट कर पा रहा है, ना कोई किसान रिलेट कर पा रहा है। फिर भी ये जननायक हो गए। कुछ सवाल है, क्या राहुल गांधी में लीडरशिप क्वालिटी है? कांग्रेस के गिरते ग्राफ का जिम्मेदार कौन है? राहुल गांधी की रणनीति बीजेपी के सामने क्यों नहीं टिक पाई? क्या ये भविष्य के नेता हैं या कांग्रेस के पास कोई दूसरा विकल्प होना चाहिए? आज की रिपोर्ट राहुल गांधी पर। ऐसी मशीन लगाऊंगा, इस साइड से आलू घुसेगा, उस साइड से सोना निकलेगा। छाती में चाकू मार। संविधान से पहले इस देश में गरीबों के कोई अधिकार नहीं हुआ करते थे। कितने पन्ने होते हैं कॉन्स्टिट्यूशन में? कितने कितने? ऐसा मोटा करके मत बताओ, पेज कितने होते हैं? हाँ, रोज लेके घूमते थे, कभी खोल के पढ़ो तो सही। अरे पढ़ते हो नहीं कि वो दिल्ली में जाति जनगणना करवाएंगे। इनसे ये पूछना चाहता हूं, आपने जाति कैसे पूछ ली है बताइए बस। आप जाति कैसे पूछ सकते हैं? आप बताएं, जाति कैसे पूछ सकते हैं? आप पूछ सकते हो जाति को? कांग्रेस पार्टी राहुल गांधी को 2004 से नेता बनाने का प्रयास कर रही है, लेकिन आज तक राहुल गांधी में वो क्वालिटी नहीं आ पाई है। ये देश के एकमात्र ऐसे नेता हैं जिनसे ना कोई युवा रिलेट कर पा रहा है, ना कोई स्टूडेंट रिलेट कर पा रहा है, ना कोई किसान रिलेट कर पा रहा है, ना कोई व्यापारी रिलेट कर पा रहा है, ना ही इन्होंने कोई ऐसा स्पीच दिया है जो यादगार बन गया हो। आलू से सोना वाला छोड़ के आलू के किसानों को कहा, ऐसी मशीन लगाऊंगा, इस साइड से आलू घुसेगा, उस साइड से सोना निकलेगा। इस साइड से आलू डालो, उस साइड से सोना निकालो। इतना पैसा बनेगा, आपको पता नहीं होगा क्या करना है पैसे। मेरे शब्द नहीं है, नरेंद्र मोदी जी के शब्द हैं। 15 लाख रुपए हर बैंक अकाउंट में, और अब बैंक अकाउंट खोलने के लिए 3000 रुपए दो। यह है सच्चाई नरेंद्र मोदी जी की, बीजेपी की। फिर भी ये इस भ्रम में है कि लोग इन्हें वोट तो देते हैं, लेकिन वो डाइवर्ट होकर बीजेपी में चली जाती है। क्या विचारधारा है आपकी? अगर राहुल गांधी की पूर्वजों की बात करें तो इंदिरा गांधी की विचारधारा थी, जो राजनीतिक लाभ के लिए लोग धर्म का नाम लेते हैं, या समाज का नाम लेते हैं, या भाषा का नाम लेते हैं, या जाति का नाम लेते हैं, वो देश की भलाई नहीं चाहते हैं। कुछ लोग हैं वो समझते हैं कि केवल तोड़ फाड़ से ही कोई आगे बढ़ सकता है, क्योंकि उससे शायद नाम समाचार पत्र में आ जाता है, कुछ धूमधाम हो जाती है। लेकिन हमको धूमधाम चाहिए या हमको अपने देश को मजबूत बनाना है? हमको अपना नाम अखबार में लाना है या हमको अपने देश को चमकाना है? ये आज आप सबको चुनना है। और मुझे विश्वास है कि जैसे बच्चों ने और बड़ों ने आजादी की लड़ाई में और जब भी हमारे ऊपर हमला हुआ है उसका मजबूती से सामना किया है, हम भारतीय नागरिक हैं और हम में से किसी को कभी न वो काम करना है, कभी न वो शब्द बोलने हैं, न कभी वो विचार भी करना नहीं है जिससे भारत माता का सिर झुक सकता है। हमारे ऊपर एक जबरदस्त जिम्मेदारी है, अपने लिए नहीं लेकिन आते हुए लोगों के लिए। भारत कोई 5 साल, 10 साल, 100 साल जीने का देश नहीं है। हजारों साल जीवित रहा है और हजारों साल और इसको जीवित रहना है। कुछ भी हमारी विचारधारा हो, राजनीतिक मतभेद हो या दूसरे मतभेद हो, एक होके हम भारत की सैनिक बने। ऊपर से भारत कैसा दिखता है आपको? मैं बगैर किसी झिझक के कह सकता हूँ कि सारे जहां से अच्छा। और आप क्या महसूस कर रहे हैं? तबीयत अच्छी है? आप इंदिरा गांधी की विचारधारा थी समाजवाद, जिसमें उन्होंने गरीबी हटाओ का नारा दिया। उनके स्पीच में स्ट्रॉन्ग लीडरशिप क्वालिटी दिखती थी। राजीव गांधी की विचारधारा थी, और एक बात सामने आई कि जब तक हम पंचायती राज संस्थाओं को मजबूत नहीं करेंगे, जब तक हम लोगों के हाथ में जिम्मेवारी नहीं देंगे, नीचे नहीं देंगे, तब तक ये नहीं हो पाएगा। गांधी जी ने बिल्कुल साफ कहा था। गांधी जी ने कहा था कि स्वराज की मेरी कल्पना ये नहीं कि सत्ता कुछ ही लोगों के हाथ में आ जाए, बल्कि यह है कि जनता में सत्ता का दुरुपयोग रोकने की क्षमता पैदा हो। यही हम भी करना चाहते हैं। अगर कानून बदलने की जरूरत होगी, अगर संविधान को अमेंड करने की जरूरत होगी, तो हम जरूर करेंगे। इसमें कोई कमी नहीं छोड़ेंगे। हम देखेंगे कि जनता के हाथ में पूरी ताकत आए। राजीव गांधी की विचारधारा थी आधुनिकीकरण, उदारवादी सोच। उन्होंने युवाओं को प्राथमिकता दी। उन्हीं की विचारधारा का परिणाम है कंप्यूटर, टेलीकॉम, विज्ञान में निवेश, और उन्हीं का प्रयास है कि आज 18 वर्ष वालों को भी वोट देने का अधिकार है।
अगर हम नरेंद्र मोदी की विचारधारा की बात करें तो मैंने 1 लाख नौजवानों को राजनीति में आगे आने के लिए कहा है। ये मैं इसलिए कहता हूं कि देश को सही मायने में एक गंभीर पॉलिटिकल ट्रांसफॉर्मेशन की जरूरत है। विकसित भारत को नई प्राण शक्ति की जरूरत है। 21वीं सदी की राजनीति को नए आइडिया, नई ऊर्जा की जरूरत है, नए चिंतन की जरूरत है। ये मैं इसलिए भी कह रहा हूं क्योंकि अगर अच्छे नौजवान बेटे बेटियां राजनीति में नहीं आएंगे तो ऐसे लोग राजनीति पर कब्जा कर लेंगे जो राजनीति में नहीं आने चाहिए। अगर हम नरेंद्र मोदी की विचारधारा की बात करें तो वो है राष्ट्रवाद, आर्थिक सुधार, सबका साथ सबका विकास और आत्मनिर्भर भारत के अभियानों पर जोर, डिजिटल इंडिया। स्पष्ट राजनीति, कोई कंफ्यूजन नहीं। लेकिन अगर हम राहुल गांधी की स्पीच को सुने तो इसमें पूरा कंफ्यूजन ही है। इनका उद्देश्य क्या है, इनकी स्पीच में कुछ भी क्लियर नहीं होता है। क्या राजनीतिक उद्देश्य हैं आपके? जातिगत जनगणना करना? मुझे लगता है जात की राजनीति क्षेत्रीय स्तर पर की जाती है, ये राष्ट्रीय स्तर का मुद्दा नहीं है। और कराना भी हो तो किनसे कराएंगे जातिगत जनगणना? सरकारी शिक्षकों से? अगर आप जमीन से जुड़े होते तो आपको पता होता, यहाँ कोई नहीं जाता, सब अनुमान लगाकर रजिस्टर भर के भेज देंगे। बाद में मीडिया के माध्यम से पता चलेगा यहाँ कोई जनगणना करने आया ही नहीं। आपका घर है? क्या नाम है? कल्लू पासवान। कल्लू, ये बताइए, आपके पास जाति जनगणना वाले आए थे जिसका भी नतीजा भी सामने आया, आंकड़े सामने आए? जी सर, नहीं आया, अभी तक कोई आदमी नहीं आया। अभी नहीं, पहले आए होंगे 4-6 महीने पहले? नहीं सर, अभी तक मतलब 6 महीना पहले क्या, 7 महीना पहले भी नहीं आया। परिवार का मुखिया कौन है? आप हैं? जी हाँ, मैं। और पिताजी है, तो पिताजी तो यहाँ रहते नहीं है। तो आप ही घर पे रहते हैं? नहीं, क्योंकि बताया जा रहा है कि परिवार के मुखिया से हस्ताक्षर करवा के परिवार में कितने लोग हैं, कितने महिला। इसका खर्च लगभग 10,000 करोड़ आएगा या इससे ऊपर। अगर आप इस उद्देश्य में सोच रहे हैं कि हम जाति का मुद्दा बना करके सिंपैथी गेन करके ओबीसी एससी को अपने पक्ष में ले लेंगे और देश के 65% वोटर लेकर प्रधानमंत्री बन जाएंगे, तो ये भी नहीं होने वाला है। क्योंकि अगर ऐसा कुछ होता तो आपका लहर बनना शुरू हो गया होता। आप खुद कंफ्यूज हो, करना क्या है? पार्टी में कोई है ही नहीं जो कार्यकर्ताओं का उत्साह बढ़ाए। दिल्ली, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, राजस्थान, कितने उत्साहित थे आपके कार्यकर्ता, सबके सब हार गए। आज के समय में अगर कहीं पर कांग्रेस का खाता खुल जाता है तो ब्रेकिंग न्यूज बन जाती है। आप सीधे मुद्दे पे आइए जो आपकी स्ट्रॉन्ग लीडरशिप क्वालिटी को दिखाए। पार्टी के अंदर इनको लगा क्या 2014 में 5 साल में जनता इनसे ऊब जाएगी, फिर हमको ही चुनेगी। क्योंकि 2014 से पहले बीजेपी का कुछ ऐसा ही रिकॉर्ड रहा है, जब भी ये सत्ता में आए कुछ दिन टिके, उसके बाद निकल लिए। लेकिन जब ये 2014 में आए तो सिर्फ रिकॉर्ड बनाते चले गए और आप ईवीएम को दोष देते रह गए। संविधान की किताब लेकर घूमना और उसे समझना, इन दोनों में अंतर होता है। आज तक किसी भी पार्टी के नेता ने नहीं बोला कि हम संविधान बदल देंगे। कोई ओपोजिशन वाला परेशान नहीं है, आप फालतू में परेशान हो। संविधान नहीं, कांग्रेस पार्टी खतरे में है, उसे बचाने की जरूरत है। कुछ चीजें जनता के हाथ में छोड़ी जाती हैं। अरविंद केजरीवाल ने 2011 में शुरुआत करी थी, सड़कों पे उतर के धरना देकर। नई पार्टी थी, फिर भी उन्होंने पूरे दिल्ली को जीत लिया। भले ही बाद में वो करप्ट हो गए, लेकिन उन्हें तरीका पता था। अन्नामलाई अपने आप को जिस तरीके से डे बाय डे इंप्रूव कर रहे हैं, स्पीच, विजन, सब कुछ क्लियर है। ये लोग कहाँ तक सफल होते हैं वो अलग बात है। जहाँ कहीं भी इलेक्शन होते हैं पूरे बीजेपी वाले टूट पड़ते हैं। नरेंद्र मोदी, अमित शाह, योगी आदित्यनाथ, मनोज तिवारी, रवि किशन और भी। अगर हम आम आदमी पार्टी को भी लें तो भी अरविंद केजरीवाल, संजय सिंह, आतिशी, भगवंत मान, मनीष सिसोदिया, ये सब लोग अलग अलग क्षेत्र से आते हैं और जमीन से जुड़े नेता हैं जो सड़कों पे उतरते हैं। कांग्रेस में सिर्फ राहुल गांधी हैं, बाकी सब फोटो में आते हैं, जमीन पर नहीं। फिर चुनाव हारोगे तो कहोगे ईवीएम खराब है। हम चाहते हैं कि आप जीते और ना जीत पा रहे हो तो कम से कम मजबूत विपक्ष बनकर सामने आइए। यहाँ पेट्रोल डीजल के दाम महंगे हो गए, सिलेंडर के दाम महंगे हो गए, खाने पीने की चीजें महंगी हो गई, टेलीकॉम कंपनियों के रिचार्ज महंगे हो गए। प्राइवेट कंपनियों को लाभ देने के लिए ये लोग बीएसएनएल को कमजोर कर दिए हैं। महंगाई, बेरोजगारी, इन सबसे युवाओं के हालात खराब हो रहे हैं। मुझे चाहिए जॉब, नहीं मिल रही है। मैंने इंटरनेट पे सर्च किया है, केंद्र और राज्य सरकार को मिला करके कम से कम 10 लाख से ज्यादा सीटें खाली पड़ी हैं, कोई वैकेंसी नहीं आ रही है। आपको याद होगा जब बीजेपी वाले विपक्ष में थे तब अगर पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ते थे तो ये लोग विरोध में रस्सी बांधकर गाड़ियों को खींचा करते थे। अगर गैस के दाम बढ़ जाते थे तो ये लोग सिलेंडर लेकर सड़कों पर बैठ जाया करते थे। स्मृति ईरानी आज भी इसी चीज के लिए याद रखी जाती हैं। अगर रुपया गिरता था तो सारे बीजेपी वाले ढोल पीट पीट कर सबको सुनाते थे। आज के प्रधानमंत्री खुद महंगाई कहां से कहां पहुंची, एक तरफ जीडीपी का गिरना, दूसरी तरफ
इन्फ्लेशन का बढ़ और वादा किया 100 दिन में महंगाई कम कर आदरणीय प्रधानमंत्री जी, आप महंगाई कम कर पाओ या न कर पाओ, कम से कम अटल बिहारी वाजपेयी जहां छोड़ के गए थे वहां तो लाकर के रख दो, वहां तो लाकर के रख दो, सब भी गरीब के घर में चूल्हा दे। आश्वासन दिया था कि 100 दिन में महंगाई को कम करेंगे, फिर बार-बार करीबन 17 से 18 बार प्रधानमंत्री के कार्यालय ने और कांग्रेस की सरकार ने पेट्रोल और डीजल के दाम क्यों बढ़ाए हैं? जो तेल के दाम बार बार बढ़ाते हैं, आपको ज्ञात होगा कि इस देश के अंदर वो दाम दुनिया के किसी देश की तुलना में महंगे हैं। जो पेट्रोल की दरों में वृद्धि की है सरकार ने, उसका कोई आधार नहीं है। उसी दिन अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कीमतें कम हुई है। हम चैलेंज करते हैं सरकार को कि पूरी तरह से रिफाइंड पेट्रोल दिल्ली में 34 रुपए से मिल सकता है, मुंबई में 36 रुपए से मिल सकता है, तो उसके दुगने दाम क्यों है? यह लूट है और तुरंत ये कीमतें जो बढ़ाई है वो वापस लेनी चाहिए। भारतीय जनता पार्टी इन डीजल के दामों को वापस करके रहेगी, ये मैं आपके सामने घोषणा करना चाहता हूं। Delhi BJP leaders today led a bike rally to protest the latest hike in fuel prices that was announced last night. Delhi BJP leaders Vijay Goel and Vijender Gupta led To the people, and that too 7 rupees 50 paisa per liter, unheard of, unimaginable. राजस्थान के अजमेर में बीजेपी कार्यकर्ताओं ने रसोई गैस और डीजल के बढ़े दामों के खिलाफ प्रदर्शन किया। प्रदर्शन के दौरान लोगों ने सड़क पर चूल्हा जलाकर खाना बनाया। अजमेर में सड़क पर चूल्हा जलाकर रोटियां सेकती ये महिलाएं साल में रसोई गैस के सिर्फ 6 सिलेंडर रियायती दरों पर देने के केंद्र सरकार के फैसले का विरोध कर रही हैं। खाली सिलेंडर पर माला पहनाकर बीजेपी कार्यकर्ताओं ने प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह के खिलाफ नारेबाजी भी की। बीजेपी का आरोप है कि डीजल और रसोई गैस के दाम बढ़ने से लोगों की हालत खस्ता हो जाएगी। डीजल रसोई गैस की बड़ी कीमतों को वापस लेने की मांग करते हुए महंगाई का पुतला भी फूंका गया। आज जिस प्रकार से डीजल के भाव बढ़ाए हैं, जिस प्रकार से इन्होंने रसोई गैस को 6 सिलेंडर पे सब्सिडी के बाद खत्म की है और जिस तरह से एफडीआई बढ़ा है, उसके विरोध में भारतीय जनता पार्टी ने आज प्रदर्शन का आयोजन किया, क्योंकि इस महंगाई से आम जीवन त्रस्त हो जाएगा। डीजल पेट्रोल के बड़े दामों का विरोध करते हुए एनडीए ने 20 सितंबर को भारत बंद बुलाया है। ये लोग हर छोटी छोटी बात पर सड़कों पे आ जाया करते थे, लेकिन आप जाति की खोज कर रहे हो। तो दिल्ली में जाति जनगणना करवाएंगे। आप जाति कैसे पूछ सकते हैं? लेकिन आप जाति की खोज कर रहे हो, संविधान जेब में लेकर घूम रहे हो। इतना बड़ा मंच मिलता है आपको, इतने सारे लोग मिलते हैं आपको सुनने वाले, और आप तर्कहीन बातें करके सारी उम्मीद खत्म कर देते हो। तेल के दाम बढ़े, एक ट्वीट किया भूल गए। गैस के दाम बढ़े, एक ट्वीट किया भूल गए। बजट आया, एक ट्वीट किया भूल गए। बेरोजगारी को लेकर आप कुछ बोलते नहीं हो, अगर बोलते हो तो आपको कोई सीरियस नहीं लेता। वो लोग जो आंकड़े दिखा रहे हैं उस पर सवाल उठाइए, पर नहीं। क्यों मीडिया आपकी बात करेगी? कौन सा मुद्दा लेकर आपने हड़ताल किया, धरना दिया कि आपको नोटिस किया जाए या हमें लगे कि हमारे नेता हैं? जनता आपका नाम जननायक रखे तो यादगार बने। आप खुद से अपना नाम जननायक रख के घूम रहे हो। मुझे आश्चर्य इस बात का है कि आपने भारत जोड़ो यात्रा करी, जिसमें कश्मीर से कन्याकुमारी तक आपने यात्रा करी, तो इसमें कोई 50 एनर्जेटिक लोग नहीं मिले जो आपके साथ रहकर पार्टी के लिए काम कर सकें? 50 छोड़िए, कोई एक भी नहीं मिला। फिर यात्रा किस लिए कर रहे थे? न्यूज़ में आने के लिए। ऐसा होता कि आप यात्रा करते और बेहतरीन लोगों को खोज कर निकालते और मीडिया के सामने लाते कि इन लोगों को मैंने भारत जोड़ो यात्रा के समय खोज कर निकाला है, ये देश के प्रगति में विश्वास रखते हैं। इससे कांग्रेस को एक नई ऊर्जा मिलती। शायद आपको डर है कि पार्टी कहीं गांधी परिवार के हाथ से निकल न जाए, या इस बात का भ्रम है कि पार्टी में आपसे बेहतर कोई नहीं है। कांग्रेस पार्टी को मंथन की आवश्यकता है, जहां बेहतरीन नेताओं को ऊपर लाया जाए, युवाओं को साथ जोड़ा जाए, किसानों को जोड़ा जाए, सुस्त नहीं एक्टिव लोगों को जोड़ा जाए। इनकी विचारधारा नई होगी, ये नए तरीके से सोचेंगे जिससे नए लोग रिलेट कर पाए। यहाँ बीजेपी के दमदार लीडर हैं और आप खड़गे को लेकर घूम रहे हो। चुप बैठो, अगर सुनना है सुनो, नहीं तो गेट आउट, डोंट टॉक दैट। आपको मालूम नहीं होता जो ये मीटिंग चल रही है, एक ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी का नेता बोल रहा है और तुम्हारे मुंह में तुमको जो होना वो कहते हैं। अगर सुनना है तो सुनो, नहीं तो अपनी जगह को जाओ। ये तो वही बात हुई कि यहाँ रेस सुपर कार से हो रही है और आप एम्बेसडर लेकर घूम रहे हो, और हारने के बाद इंजन पर दोष देते हो। इंजन मतलब ईवीएम। पिछले 10 सालों में राहुल गांधी में जो बदलाव आया है वो बेहतरीन है, लेकिन राहुल गांधी के नाम पर ही वोट मिले ये संभव नहीं है। अगर खुद कमजोर हो और हवा तेज चल रही हो तो बुद्धिमानी यही है कि धीरे धीरे ही सही, लेकिन हवा की दिशा में चल दिया जाए। अगर आप विपक्ष में हैं तो आप जमीन पर आ जाइए, जनता आपको अपने सर पर बिठा लेगी। कुछ लोगों को लगता है कि गोदी मीडिया, अंजना ओम कश्यप, राठी, रवीश यूट्यूब पर बैठकर कौन क्या कह रहा है, इससे बहुत फर्क पड़ता है।
मैं आपको बताऊं, इनकी बातों को कोई सीरियस नहीं लेता। लोग अपने वोट की कीमत समझने लगे हैं और इंटरनेट पर हर वीडियो अवेलेबल है। जनता समझ जाती है किसके आंसू नकली हैं और किसके आंसू असली हैं। मेरा मानना है कि एक नया कांग्रेस बनाने के लिए, एक मजबूत कांग्रेस बनाने के लिए पार्टी में युवाओं को जोड़िए, उनको सामने लाइए। मुझे लगता है कि लोकतंत्र के लिए भारत को एक मजबूत विपक्ष की आवश्यकता है। अगर आप ऐसा नहीं कर पाए तो आने वाले समय में ये एक अस्तित्वहीन पार्टी का रूप ले लेगी। इस वीडियो में बोले गए प्रत्येक शब्द मेरी व्यक्तिगत सोच है। मैंने जो चुनाव को देखकर, लोगों से बात करके, कांग्रेस के छोटे बड़े नेताओं के इंटरव्यू देख करके जो अनुभव किया है वही है। अगर आपको लगता है कि मैं कांग्रेस पार्टी का अपमान कर रहा हूं, राहुल गांधी जैसे बड़े नेता को ज्ञान दे रहा हूं, तो आप भ्रमित हैं।